and a large area that is enclosed by all sides of mountain is known as plateau। ऐसा भूभाग जो लगभग सभी तरह से, तीन तरह चार तरह से, किसी भी साइड से पर्वतों से घिरा होता है तो पठार कहलाता है। द हाइट ऑफ द प्लेटू इज मोर देन प्लेन। प्लेन से, मैदान से इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, बट दे आर लोअर देन माउंटेन। माउंटेन से ऊंचाई उसकी कम होगी। जैसे मान लो इधर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, यहाँ पर बीच में विंध्याचल माउंटेन है, यहाँ पर सतपुरा माउंटेन है, इसके बीच का जो एरिया है ये पठार है। दक्षिण का ये पठार है, ये बहुत बड़ा भाग पठार है, इसको दक्षिण का पठार या दक्कन प्लेटू अभी पढ़ाएंगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो सतपुरा रेंज है, विंध्या रेंजेज है, ये भी ईस्टर्न घाट है, ये देखो वेस्टर्न घाट। तो ये चारों ओर लगभग पहाड़ों से, पर्वतों से घिरा है, तो ये बीच का भाग दक्षिण का पठार कहलाता है। तो पठार ऐसा भूभाग है जो पर्वतों से नीचा, मैदानों से ऊंचा होता है, इसलिए इसे पठार कहते हैं। उदाहरण है दक्षिण का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार हैं, भारत में है, अभी तमाम पढ़ने को मिलेंगे। मैदान, दे आर कवरिंग प्लेट्यू 27% एरिया। मैदान प्लेन, प्लेन जनरली इट इज फ्लैट लैंड, समतल भूभाग है, ना तो इसमें किसी तरह की बहुत ऊंचाई पाई जाती है, ना बहुत गहराई, वैलीज नहीं होती, बहुत गहरी घाटियां नहीं होती, तो ऐसे क्षेत्र को मैदान कहते हैं। इन इंडिया प्लेन दे आर कवरिंग अबाउट 43% एरिया ऑफ द लैंड। ज्योग्राफिकल एरिया जो भारत का है उसका सबसे ज़्यादा भाग मैदानी है, और वो है 43%, 43%, 47%, 30%। अगर आप इनको टोटल करें तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 100% हो गया। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत के क्षेत्रफल में 30% मैदान, 27% पठार और 43% मैदान। ये एक एक नंबर वाले मल्टीपल चॉइस में आते हैं कि भारत के कितने भूभाग में पाया जाता है मैदान। अब उसका ऑप्शन दे दिए, यू कैन टिक। अगर ये आपको याद नहीं तो आप नहीं टिक कर सकते। अगर भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि उसका लिखा हुआ है कि 3 ओर समुद्र से घिरा है, 1 ओर महाद्वीप से जुड़ा है, 2 ओर समुद्र से घिरा है, 2 ओर महाद्वीप से जुड़ा है। कोई भी पार्ट इसका महाद्वीप से नहीं जुड़ा हुआ है, चारों समुद्र से घिरा है, या इनमें से कोई सही नहीं। तो भाई अगर परिभाषा याद है तो आप यू कैन राइट द करेक्ट आंसर, अदरवाइज यू गेट 0, नहीं तो सीधा सीधा मार्क्स मिलेगा। अच्छा भाई, जरा इसमें एक द्वीप भी आप पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो द्वीप के बारे में आपसे कोई पूछ ले। क्या पढ़ ले? द्वीप, आइलैंड, आइलैंड है, आई साइलेंट है, आइसलैंड ना पढ़ना, आइलैंड। आइलैंड्स, इट इज a geographical unit or small area which is surrounded by all side of water body, surrounded by all side of water bodies, so that is called island। ऐसा भूभाग, ऐसी स्थलाकृति जो चारों ओर जल से घिरी हो, महासागरों से घिरी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देख लो, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड,
लक्षद्वीप आइलैंड, ये आइलैंड है। तो ये नहीं कि कहीं पर पानी भरा हो, बीच में थोड़ा सा टीला हो, कह दो आइलैंड है। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना। ये है आइलैंड, ज्योग्राफिकल नेचुरल यूनिट है। तो ये आइलैंड है। आइलैंड द्वीप एक ऐसा भूभाग है जो लगभग चारों ओर समुद्र से घिरा होता है और बीच में एक टापू दिखती है, हिंदी में टापू भी बोलते, तो उस भूभाग को द्वीप बोलेंगे। अब ये तीनों की डिफिनीशन आपको पता चल गई, महाद्वीप, उपमहाद्वीप और द्वीप। द्वीप एक छोटा है। तो ये हो गए आपके मैदान, पर्वत एंड पठार। अब आपको आगे शुरू करना है। कैन यू टेल मी हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड? ये पर्वत या माउंटेन कैसे बन जाते हैं, घाटियाँ कैसे बन जाती हैं? या आप देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, या आप वाइब्रेशन महसूस करते हैं कभी कभी। भूकंप का नाम आपने सुना होगा, बहुत पहले एक बार भूकंप अपने यहाँ कानपुर में भी आया था। स्कूलों में टाइम अप्रैल का टाइम था और लोग बाग पढ़ रहे थे, आपने भूकंप अनुभव किए होंगे। तो सडन वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सडन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अचानक भू सतह का, भूपट्टी का हिलना क्या है? भूकंप है। तो पृथ्वी कांप जाती है। तो भूकंप में आपने देखा होगा इंटेंसिटी आ जाती है कि 8.6 है, 2.4 है, 3। एक रिएक्टर स्केल होता है, भूकंप मापी यंत्र, रिएक्टर स्केल। तो उस रिएक्टर स्केल का जो है, तो उसमें एक सिस्मोग्राफ लगा रहता है। जैसे आप ईसीजी कराते हैं तो एक ऐसा मान लो पेपर है ऐसा, और यहाँ पर मशीन है, इसमें लगा रहता है। तो इसमें जो होती है ईसीजी में आप देखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता है हार्ट का, ईसीजी लोग कराते हैं तो ऐसे ग्राफ आता है। इसी तरह से सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी भूकंप लेखी। तो उस सिस्मोग्राफ में वाइब्रेशन अगर होगा तो मान लीजिए भू सतह है तो उसमें आ जाएगा ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हुआ, धीरे धीरे ये आगे जाके नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो ये जो वाइब्रेशन है इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी अगर बोलते हैं कि 3.4 इंटेंसिटी भूकंप मापी यंत्र में आई, ठीक है ना, 3.4। तो एक इंटेंसिटी में 10 फोल्ड होते हैं, 10 फोल्ड। किसके? अर्थ क्रस्ट के। अगर एक इंटेंसिटी आई तो 10 बार पृथ्वी हिलेगी डुलेगी। अगर 3.4 है तो 30 और 4 34 बार जो है तो पृथ्वी कांपी। और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। जो भारत में भूकंप आया था भुज पे, 8.6 इंटेंसिटी थी उसकी, 8.6। भुज 2004 या के आसपास था। तो उसमें क्या था कि पूरा भुज सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया, उसको गिर गए, मकान गिर गए, बिजली के पोल गिर गए, सड़कें खराब हो गई, धंस गई, बहुत कैजुअल्टीज हुई। 26 जनवरी को भूकंप शायद आया था तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हो गई थी। तो वो जो है तो भूकंप बहुत ही नुकसानदायक। और जहाँ से भूकंप उद्गम केंद्र होते, एपिसेंटर, तो ज़रा देख लो, मैं बता दूं थोड़ा सा। एपिसेंटर्स, भूकंप उद्गम केंद्र, मान लो कि ये भूकंप का उद्गम केंद्र, ये जितने गहरे होगा उतना कम नुकसान होगा। अभी रिसेंटली एक भूकंप नेपाल में आया था तो उसका उद्गम केंद्र काठमांडू के आसपास था। तो अगर वो ऊपर होगा 8-10 किलोमीटर जस्ट नीचे है तो ज़्यादा इफेक्टिव हो। बहुत गहरे हैं
तो उसका इंटेंसिटी कम हो। तो मान लो कि यहाँ भूकंप उद्गम केंद्र है तो इसकी वेव्स ऐसे चलेंगी, ठीक है, और आगे जाते जाते ये काफ़ी फैल जाएंगी और इनका इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे आप पानी की तरंगें देखते हैं, अगर आप कंकड़ या पत्थर मारो तो जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी हो और धीरे धीरे वो वेव्स या पानी किनारे तक आते आते समाप्त हो जाए। ये है। तो जो समुद्रों में भूकंप आते हैं, सुनामीज, ऊंची ऊंची सुनामी, यहाँ का वर्ड नहीं, ये जापान का वर्ड है सुनामी, ठीक है। तो सुनामी भी आई थी, उसमें भी आपने देखा कि वो महासागरों के अंदर, तो कोई ना कोई ऐसे मूवमेंट्स होते हैं हमारे अर्थकृष्ट में या पृथ्वी के अंदर जिनके द्वारा तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, तमाम प्रकार के लैंडफॉर्म्स ये बनते रहते हैं और लैंडस्लाइड्स भी होती। आजकल आप टीवी में न्यूज में देखते होंगे कि चमोली, गढ़वाल, मसूरी, पिथौरागढ़ या लेह लद्दाख हाईवे जहाँ पर बने हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ यात्रा, पता चला कि लैंडस्लाइड हो गई, ऊपर से लैंडस्लाइड हुई, पर्वत का कोई भी भाग धंसा, बारिश हुई और वो आकर के रोड में फैल गया। तो वहाँ पर जो हैं, किसी के ऊपर गिर जाता है तो कैजुअल्टीज होती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो ये लैंडस्लाइड से कुछ न कुछ मूवमेंट होते हैं। तो अब इन मूवमेंट्स को पढ़ने के लिए कि किन मूवमेंट से क्या क्या बनता है, हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म, हाउ द प्लेट्यूज आर फॉर्म आर प्लेन्स, ये थोड़ा सा हमें मूवमेंट्स पढ़ना है। ये पृथ्वी में तमाम तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? टेक्टोनिक प्लेट। ये जो पृथ्वी है, कॉन्टिनेंट है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एक बुक है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति ये किस प्रकार से हुई है, ये एक बुक है और वेगनर ने शायद लिखा है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट। वेगनर्स थ्योरी बहुत ही अच्छी थ्योरी है और उसमें बताया है कि महाद्वीपों का निर्माण किस तरह से हुआ। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट। कितनी है टेक्टोनिक प्लेट? 7। उसमें से नंबर 1 यूरेशियन प्लेट, लिख लो भाई। विश्व में कितनी भूपट्टी सतह पाई जाती है? 7 है टेक्टोनिक प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, दूसरी यूरोपियन, अभी बताऊंगा इनके बारे में, नोट करें। तीसरी नॉर्थ अमेरिकन मीन्स उत्तरी अमेरिकन प्लेट। इसके बाद दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, शार्ट में लिख दिया है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक, 5 हो गई। अब नंबर 6 यहाँ पर लिख दो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो छोटा डैश लगाओ,
ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये यहाँ अंदर तक है तो इसको यहाँ पर कर लेना नंबर 1, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इधर को आ गया। नंबर 7 अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पूरा लिख दें, वहाँ तक नहीं आ रहा। अंटार्कटिका प्लेट, ये 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। अंटार्कटिक महासागर है तो उसी को अंटार्कटिका प्लेट भी बोलते। ये 7 अमेरिक प्लेट, यूरेशियन, यूरोप प्लस एशियन, यूरोप और एशिया को मिला करके पूरे एशिया महाद्वीप यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। इंटायर continent of Asia, it is located on the Eurasian plate. Okay. यूरोपियन, यूरोप महाद्वीप और उसके सभी देश इसमें है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में अलास्का, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, इन कंट्रीज को मिला करके उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इसमें आ जाएगा आपका लैटिन अमेरिका कंट्रीज हैं, ब्राज़ील है, यूरुग्वे है, चाइल है, ठीक है, ये वेनेजुला है, ये बड़े बड़े देश हैं। अफ्रीका, अफ्रीका में पूरे अफ्रीकन कंट्री हैं। इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला करके बनाया है इंडो ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है तो ये दक्षिण महाद्वीप है, यहाँ एक प्लेट। तो ये 7 कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इनको ही कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय प्लेट। यहाँ पर कहीं लिख लो, महाद्वीपीय प्लेट। ये 7 महाद्वीपीय प्लेटें हैं जो आपको मैंने लिख करके दी। अब इनके बारे में बता दूं कि ये जो प्लेट्स हैं ये इस भूपट्टी पर, भूप्रॉपर्टी या लैंड फॉर्म पे हैं, अथवा ये हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी प्लेटें हैं इन्हीं में सारे महाद्वीप हैं, सारे देश हैं। और कुछ ना कुछ ऐसे इंटरनल मूवमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर हो रहे हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, ये भी पहले से आपने पढ़ा होगा। उसमें से आउटर पार्ट है, भूसतह जिसको बोलते हैं, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, मिडिल पार्ट है, और एक है इनर कोर, कोर ऑफ द अर्थ। प्याज की तरह पृथ्वी की सतह है। थोड़ा सा डायग्राम बना दूं फिर आपको बताता हूँ, नोट करते रहिएगा, नहीं तो सब बाद में खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इधर देखो, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये आपका कोर है, कोर ऑफ द अर्थ, इनर पार्ट। ये आपका मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग, मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये आउटर पार्ट, बाहरी भाग, बाहरी भाग, भूसतह भी बोल सकते हैं इसको, ऊपरी भाग भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका बाहरी 1 2 एंड 3, 3 पार्ट में है, कोर, इनर अथवा मिडिल एंड आउटर। तो ये पूरी पृथ्वी जो है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस कम से कम इसकी 3900 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो तो इतनी तो अगर सेक्शनल क्रॉस किया जाए, गहराई देखी जाए 3900 किलोमीटर तक
पृथ्वी की एक तरह से रेडियस हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर कोर में पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग है ये, इसको भी लिख लो भाई, आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, material it converted either into the gaseous form or in liquid shape, liquid form। या तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कोई चीज़ जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, बर्न होने से क्या होगा, कुछ गैसेस हो जाएंगी, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कुछ उसके अवशेष बचेंगे। आइदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, बर्न करने वाली चीज़ें नहीं है तो मेल्ट हो जाएंगी, तरल अवस्था में हो जाएंगी, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। तो वही हालत है यहाँ पर। यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी के आंतरिक भाग का कि सभी चीज़ें गैसीय अवस्था या तरल अवस्था में ही पाई जाती। ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, वॉल्केनो, ठीक है ना। तो वॉल्केनो का जब आप इरप्शन देखते हैं, विस्फोट देखते हैं, तो उसमें तमाम प्रकार की गैसें, तमाम प्रकार के तरल पदार्थ निकलते हैं और पृथ्वी के ऊपर फैलना शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 करके वो ठंडे हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। तो वो जो गैसेस फॉर्म पे निकलते हैं तो तमाम तरह की गैसें, धुआं हो गया और भी गैसें हो गई। तरल अवस्था में जो निकलता है ज्वालामुखी से, तो मान लो यहाँ से ज्वालामुखी फटा और ये ऐसे ऐसे यहाँ पर एक ये ज्वालामुख होता है जिसका नाम क्रेटर है, और यहाँ से ऐसे ऐसे लावा फैलने लगा, तो ये लावा मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा मटेरियल। लावा लिक्विड शेप में है और वो जब ऊपर आ जाता है तो ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो पृथ्वी की सतह बना देता है। या उसी से जो बनते हैं इग्नियस रॉक्स, आपने चट्टानों के नाम सुने होंगे, इसका नाम हो जाता है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल ये भी पढ़ाया गया प्रीवियस क्लासेस में। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और नंबर 3 पे है कायांतरित रॉक्स, शैल, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो शैलें हैं, जो चट्टानें हैं, ये 3 तरह की कहाँ से बनी? इस इरप्शन के कारण ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उद्भेदन हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड लावा मटेरियल इट कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस एंड कूल डाउन। तो ये जब बनी तो आग्नेय से बनी, अग्नि की समान तरल पदार्थों के जमा होने से, ठोस होने से बनी, इसलिए इनका नाम आग्नेय है। ये प्राइमरी रॉक्स भी बोली जाती, पैरेंटल रॉक्स भी बोली जाती, क्योंकि ये सबसे पहले बनी और इन्हीं से टूट टाट करके ये सभी शैलें बनती। अवसादी शैल, सेडिमेंट्स होते हैं, इसका नाम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट माने होते हैं कण, छोटे छोटे टुकड़े पानी के द्वारा बहा लिए जाते हैं, घुलनशील पदार्थ होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, कहीं ना कहीं लोलैंड एरिया में सेटल डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के चिकने कण। तो वो जो अवसादों से बनते हैं इसलिए इनका नाम है अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक। कायांतरित शैलें, ये दोनों शैलों के मेटामॉर्फिक फॉर्म पे है। मेटामॉर्फिक फॉर्म का मतलब है कि जब टेम्परेचर या कोई ऐसा रिएक्शन हुआ तो कुछ चीज़ें दूसरे में कन्वर्ट हो जाती। जैसे लाइम स्टोन का आपने नाम सुना, चूना पत्थर, लाइम स्टोन इट चेंज इनटू मार्बल्स। मार्बल देखें, छोटे छोटे रंग बिरंगे जो पत्थर के टुकड़े या मोज़ेक जिसको डालते हैं, कलेजी वगैरह, करंजी लगा दिया या पत्थर देखते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्म है। क्वार्टजाइट में बदल जाता, स्लेट, क्ले सॉइल, छोटी छोटी चिकनी मिट्टी, जब कभी ऐसे केमिकल रिएक्शन हुआ तो स्लेट में बदल जाती है। स्लेट लिखने वाली है, पटक दो तो टूट जाएगी, पत्थर की लोग बोलते हैं स्लेट है, बच्चों को दी जाती लिखने के लिए।
तो क्या है, ये सभी शैलें कायांतरित शैलें हैं बेटा। तो ये शैलें तीन तरह की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये तीनों तरह की शैलें भूपटल पर पाई जाती, पृथ्वी सतह पर पाई जाती। इनका निर्माण कैसे हुआ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये हमेशा ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। तो जब ये सडन मूवमेंट्स होते हैं तो अर्थक्वेक आते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और धीरे धीरे यहाँ पर क्रैक्स हो गए या जमीन पे क्रैक्स आए, वहाँ से जो है तो ज्वालामुखी निकल पड़ा। ठीक है, ज्वालामुखी जब निकलते हैं, वोल्केनो इरप्शन होते हैं ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड गैसेस टू इनसाइड ऑफ द अर्थ और इनर कोर ऑफ द अर्थ, सो दैट इज द मेन कॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। इसी तरह से जब ये हलचल होती है भूपटल पर या भूकंप आते हैं, तो उन भूकंप का कहीं ना कहीं एक रिएक्शन है, कहीं ना कहीं जो है तो उसका एक कारण है। तो वो कारण है भू सतह का हलचल, और वो हलचल क्यों, ड्यू टू द मूवमेंट। तो पृथ्वी सतह पर कितने तरह के मूवमेंट होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, पृथ्वी सतह पर कितनी तरह के मूवमेंट हैं, अथवा करके लिख लो। महाद्वीपीय प्लेटों में कौन कौन सी गतियां उत्पन्न होती हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। कितनी तरह के, 3 तरह के। चलो मूवमेंट, ओके, नाउ द टाइम इज ओवर। नेक्स्ट क्लास इट विल बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे, सो यू विल रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। साथ में सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। महाद्वीपीय गतियाँ 3 प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं जो मैंने बताया है वो पढ़ना है। पर्वत पठार मैदान और प्रायद्वीप के एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन, थैंक यू।